हेलो एवरीवन। आज डेट है 16 ऑफ फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि साक्य सागर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कारिकिली बर्ड सेंचुरी को लेकर के। तो कारिकिली बर्ड सेंचुरी जो है वो हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट पर जो तमिलनाडु स्टेट है वहां पर एग्जिस्ट करता है। लास्ट ईयर 2022 में कारिकिली बर्ड सेंचुरी को रामसर वेटलैंड साइट का डेजिग्नेशन मिला था, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। ये जो कारिकिली बर्ड सेंचुरी है इसको इंपोर्टेंट बर्ड एरिया का डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है। इंपोर्टेंट बर्ड एरिया क्या होता है और इसको डिसाइड कौन करता है? तो 1922 में एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया गया था और एनजीओ का नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो बर्ड का जो भी इंपोर्टेंट हैबिटाट एरिया होता है उसको प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने का काम करता है। तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर भी लगता है कि बर्ड की बहुत सारी स्पीसीज जिस एरिया में देखने को मिलती है उस एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्टेंट बर्ड एरिया उसको डिसाइड कर दिया जाता है। अब देखो, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको एस्टेब्लिश हुए 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम डिस्कस करें तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनकी भी 200 बर्थ एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की जा रही है। तो इसको लेकर के भी जो भी इस तरीके की न्यूज़ जिनको 50 ईयर, 25 ईयर, 75 ईयर, 100 ईयर, 125 ईयर इतने कंप्लीट हो रहे हैं वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक जो है वो आपको स्पेसिफिक तैयार करने हैं 2023 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो कारिकिली बर्ड सेंचुरी जो है उसकी लोकेशन, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है इंडिया और चाइना जो बॉर्डर है उसको लेकर के। देखो, अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट भी आई थी और इस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि हमारा बहुत सारा एरिया, बहुत सारे जो पॉइंट है वो चाइना ने अपने अंडर कर लिए थे। ऐसे एक रिपोर्ट देखने को मिली थी। हालांकि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अभी पार्लियामेंट में क्लेरिफिकेशन किया कि हमारा बॉर्डर एरियाज जो है उस पर हमारी कनेक्टिविटी, हमारी रीच, वहाँ पर जो भी विलेजेस हैं उन सभी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी टनल, बहुत सारे ब्रिजेज, इन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर किया जा रहा है ताकि बॉर्डर एरियाज तक इजीली हमारी कनेक्टिविटी हो सके। उसी पॉइंट, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कल इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। एक तो उन्होंने बोला कि आईटीबीपी की जो 7 बटालियन जो है, मतलब और ज़्यादा आर्मी पर्सनल जो है वो यहाँ पर हमारे बॉर्डर एरिया में, इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर और ज़्यादा आर्मी पर्सनल जो है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ ही साथ ये बात बोली गई, जो एक 2022 का जो बजट दिया गया था उस बजट में इस स्कीम के बारे में बोला गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो भी मनी का अलोकेशन किया गया है। ओके, अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका मेन टारगेट ये रहेगा कि माइग्रेशन को रोका जाए और बॉर्डर के आसपास वाले रीजन में जो भी विलेज एरिया है वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। मतलब इंडिया और चाइना जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा स्पेसिफिक फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी की और उसके बाद करेंगे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर के। तो आईटीबीपी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है कि 1962 में इंडिया और जो चाइना है उसके बीच में वॉर होता है, और उसी वॉर के बेसिस पर जो है वो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में आता है। ये जो आईटीबीपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर फंक्शनिंग करता है, और हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उनमें से एक है। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो और भी है, उनके नेम है असम राइफल्स हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई मतलब बीएसएफ हो गई, इसके अलावा सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एनएसजी हो गई और एसएसपी हो गई। ये सारी आती हैं, ये सारी जो फोर्सेज है वो आती हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर।
ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए आईटीबीपी को लेकर के। आईटीबीपी जो है वो प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहां पर जो है इसको डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी या कहीं पर कोई और इश्यू देखने को मिल रहा है तो वहां पर भी इनको डिप्लॉय किया जाता है। बात कर ले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, तो 2022 का जो बजट सेशन था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मेन टारगेट ये था कि हमारे इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, मतलब हमारे कुछ स्टेट और एक यूटी जो है, वहां पर स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा। वहां पर जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जो भी विलेज एरिया है, वहां पर रीच जो है वो बनाई जाएगी और साथ ही साथ में कोशिश की जाएगी कि वहां पर टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, मतलब एक्टिविटी जो है वो देखने को मिले हमारे बॉर्डर एरिया पर, जिसकी वजह से चाइना जो है वो बार बार किसी भी एरिया पर आकर के जो अपना क्लेम करता है वो ना कर सके। ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आज जो है वो त्रिपुरा जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे। और आप सभी को पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, वो करवाता है इलेक्शन कमीशन। और अगर हम बात करें जो भी हमारे रीजनल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, मतलब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज जो जोड़ी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंप्लीट करवाता है। तो त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। आपको पता है कि त्रिपुरा का एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिया में किस तरीके से हुआ था, मतलब इंडिया में स्टेट जो है त्रिपुरा के रूप में, त्रिपुरा जो है स्टेट के रूप में कैसे एग्जिस्टेंस में आया था। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे क्योंकि त्रिपुरा न्यूज में है। देखो आप एक बात समझिए कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में हमें मिली इंडिपेंडेंस। अब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस समय जो है वो हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट थे, क्योंकि उस समय इंडिया जो है वो डिवाइड था। एक तो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया था, मतलब कुछ ऐसे पार्ट थे जो डायरेक्टली इंडिया के अंडर आते थे, और कुछ ऐसे पार्ट थे जो प्रिंसली स्टेट थे। ओके तो इंडिया ने अपने जितने भी स्टेट है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। लेकिन जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले भी कांग्रेस इस बात को लेकर के सपोर्ट करती थी कि जो भी स्टेट है उनका फॉर्मेशन जो है वो लैंग्वेज बेसिस पर होना चाहिए। अब जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बोला गया कि कांग्रेस आप तो पहले इस चीज को सपोर्ट करते थे और अब लैंग्वेज के बेसिस पर आप क्या बना दो, अलग अलग स्टेट बना दो। लेकिन कांग्रेस जो है, जो पहले इस चीज को लेकर के डिमांड करती थी, उन्होंने इस चीज को नकार दिया। क्योंकि अगर मान लो लैंग्वेज के बेसिस पर, तो इंडिया में तो अगर आप देखो कि रीजनल लेवल पर जो है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज लेवल पर देखने को मिलती है। तो एक तो मेन पॉइंट ये निकल करके आया कि इससे बहुत सारे जो स्टेट हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा, अगर लैंग्वेज बेसिस पर एरिया डिवाइड कर दिया जाता है, अलग स्टेट बना दिया जाता है, मतलब सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि यहाँ पर ये लैंग्वेज बोलते हैं, इनको एक अलग स्टेट बना दो, तो इससे क्या होगा कि वो सारे लोग इकट्ठे होंगे, धीरे धीरे जो है उनमें रीजनलिज्म जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। और कनेक्टिविटी जो है, मतलब इंडिया के लिए जो भी उनके एक तरीके से उनमें फेथ होना चाहिए या उनका जो कनेक्शन होना चाहिए, वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है वो कांग्रेस नकारा कि भाई लैंग्वेज बेसिस पर हम नहीं करेंगे, लेकिन डिमांड चल रही थी। तो इसको लेकर के 1948 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमीशन बना दिया जिसको बोलते हैं हम धर कमीशन। धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट नहीं बनेंगे। उसके बाद में कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ओके तो यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया आप जानते हो, पट्टाभी सीतारमैया वही हैं जब सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे, और जब उनके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ था तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने कैंडिडेट के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पट्टाभी सीतारमैया जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद में जब जयपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था तो उस सेशन में ये चेयरमैन भी रहे थे कांग्रेस के। ओके तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जेवीपी जो है, ये कमेटी जो है, इन्होंने भी रिकमेंडेशन दी कि भाई लैंग्वेज बेसिस जो है वो एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, मतलब इन्होंने भी नकार दिया, धर कमीशन ने भी नकार दिया और जेवीपी कमेटी ने भी नकार दिया। लेकिन 1953 में पोट्टी श्रीरामालू जो है उन्होंने यहाँ पर
देखो ये जो रीजन था ना, ये जो रीजन था, ये कंप्लीट एक रीजन था जिसको हम बोलते थे उस टाइम में 1948 के टाइम में मद्रास रीजन। ये पूरा जो रीजन था ये मद्रास रीजन था। आंध्र प्रदेश अलग स्टेट नहीं था और तमिलनाडु अलग नहीं था, ये एक ही था। तो यहाँ पर पोटी श्रीरामुलु जो है उन्होंने 1953 में यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर तमिल लैंग्वेज, यहाँ पर तेलुगु। तो उन्होंने बोला तेलुगु भाषी जो लोग हैं इनको अलग अलग स्टेट बनाओ। अब इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक फास्टिंग की, इससे उनकी डेथ भी हो गई। अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा होने लग गया और गवर्नमेंट ने पहली बार लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश को अलग से स्टेट बना दिया। अब देखो एक स्टेट बनेगा तो डिमांड तो और जगह भी बढ़ेगी। अब जगह जगह जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल गया। तो इसी के बेसिस पर फिर 1953 में एक कमीशन और बनाया गया और कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन के 3 मेंबर थे। तीनों मेंबर जो हैं उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। एक तो मिस्टर फजल, दूसरे KM पनीकर और एक HN कुंजरू। तीनों के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। और इन्होंने फिर अपनी रिकमेंडेशन दी 1955 में। तो इन्होंने माना कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट है वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें अलग पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स के साथ में जो लैंग्वेज है उसको भी आप एक आधार मान सकते हो। और फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम में जो स्टेट की 4 कैटेगरी बनाई थी उनको आप 2 कैटेगरी में ही डिवाइड करो। 2 कैटेगरी कौन सी? एक तो आप बनाओ स्टेट और एक आप बनाओ यूनियन टेरिटरी। तो फिर 1 नवंबर 1956 को जो है वो एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और उसके थ्रू जो है जो 4 कैटेगरी थी स्टेट की वो अबॉलिश कर दी जाती है और इंडिया में स्टेट और यूटी 2 कैटेगरी बना दी जाती है। अब 1956 के टाइम में फिर इंडिया में 14 तो स्टेट बनाए गए और 6 यूटी बनाई गई। अब ये जो 6 यूटी है ना वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट शामिल थे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश था, वो भी इस टाइम यूटी था। तो इनको लेकर के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है जो अभी स्टेट है लेकिन पहले यूटी के रूप में भी एस्टेब्लिश करता था। तो 1956 में जब 14 स्टेट बना दिए, 2 कैटेगरी बना दी और 6 यूटी बना दी। तो 6 यूटी कौन कौन सी? एक तो लक्षद्वीप, एक अंडमान एंड निकोबार और एक यहाँ पर हमारा दिल्ली। 3 तो ये, और इसके अलावा 3 जो हैं इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक मणिपुर, एक त्रिपुरा और एक हिमाचल प्रदेश। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य जो है वो एग्जिस्टेंस में आता था, वो था आसाम। ब्रॉडली मतलब ये सारे एरिया जो है वो आसाम के अंडर आते थे। ओके, और फिर 1956 में इन 2 को क्या बना दिया गया? मणिपुर और त्रिपुरा को जो है वो यूटी बना दिया गया कि आप जो यूटी हो। और मतलब 6 यूटी जो हैं वो आपके नाम आपको याद रख लेने हैं: मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार। ये 3 तो अभी भी है और ये 3 जो है वो स्टेट बन गई। और ये सारा और जो पार्ट है ना वो आसाम के अंडर आता था। अब क्या हुआ? अब अगर आप ध्यान में रखो तो ये सारे यूटी हैं। अब धीरे धीरे जो है फिर डिमांड होने लगी, अलग अलग स्टेट बने। 1960 में जो है वो गुजरात बन गया। ओके, महाराष्ट्र से पहले इसको बॉम्बे के नाम से जानते थे। फिर 1960 में जो है 1960 में गुजरात अलग स्टेट बन जाता है और जो बॉम्बे स्टेट था उसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया गया। फिर 1963 में आसाम से अलग होता है नागालैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। 1963 में नागालैंड और 1966 में जो पंजाब है उसका बाइफर्केशन होता है। हरियाणा, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो हरियाणा एक अलग स्टेट बन जाता है और इसमें पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था, हिली रीजन था, वो हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड कर दिया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश को लगता है कि पहले तो हम यूटी थे लेकिन हमारा एरिया बड़ा हुआ है तो हमें भी भाई स्टेट बना दो। तो फिर हिमाचल प्रदेश डिमांड करने लग जाता है और 1971 में हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है स्टेट यूटी से। अब पहले यूटी था, अब देखो 3 यूटी थे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये इसको जब स्टेट बनाया जाता है तो ये भी डिमांड करने लग जाते हैं भैया हमें भी स्टेट बना दो, हमें भी जो है वो कंप्लीट स्टेट का जो है वो आप दर्जा दे दो, डेजिग्नेशन दे दो। तो 1972 में मणिपुर और जो त्रिपुरा है उनको फिर स्टेट बनाया जाता है और 1972 में ही आसाम से ही एक पार्ट अलग होता है जिसको पहले तो सब स्टेट के रूप में रखा जाता है, मेघालय को, और फिर कंप्लीट स्टेट बना दिया जाता है 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब देखो
कौन कौन स्टेट बन गए? देखो नागालैंड जो है वो डायरेक्टली स्टेट बना है, मणिपुर त्रिपुरा जो है वो क्या बने हैं, पहले यूटी फिर बने हैं स्टेट, और यहाँ पर मेघालय जो है पहले सब स्टेट था और फिर बना है स्टेट। अब दो पार्ट बच गई, एक बचा मिजोरम और एक बचा अरुणाचल प्रदेश। अब देखो इनको कंप्लीट स्टेट बना दिया तो इन्होंने डिमांड की कि हमें भी जो है वो कुछ तो आप जो है वो डेजिग्नेशन दे सकते हो। तो फिर यहाँ पर उसी टाइम में 1972 में जब इनको स्टेट बनाया ना, उसी टाइम में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बना दिया। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि पहले ये यूटी थे फिर बना दिया इनको स्टेट। ओके, और यहाँ पर गोवा जो है ना, ये पहले ये भी यूटी था। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे इंडिया में इसको इंक्लूड किया गया गोवा को, गोवा जो है गोवा दमन दीव, ये पुर्तगालियों के अंडर आता था 1961 में, और इंडिया ने जो है यहाँ पर किया आर्मी एक्शन किया और उसके बाद में पुर्तगाली जो है उनको भगा दिया और अपने अंडर ले लिया। इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को लेकर के कि इस तरीके से तो एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था, बाहर नहीं किया करना चाहिए था इंडिया को, किसको, पुर्तगालियों को। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, और उस टाइम इंडिया की जो पोजीशन ही थी वर्ल्ड लेवल पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, और इसी का बेनिफिट उठाया था चाइना ने 1962 में जो अटैक किया था इंडिया के ऊपर, कि इंडिया की पोजीशन प्रेजेंट टाइम में वीक है, कोई भी सपोर्ट इंडिया को नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और इस एरिया को, कुछ एरिया को अपने अंडर क्लेम, अपने अंडर जो है वो ले सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये एक तरीके से थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड आपको देने की कोशिश की है कि इंडिया में कौन सा स्टेट जो है वो कैसे कैसे बना। और ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो यूटी थे, जिनको 1972 में फिर यूटी बनाया गया, 1987 में इनको जो है फिर कंप्लीट स्टेट बना दिया गया गोवा के साथ में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर एडिटोरियल पीस पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं, तो इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि देखो कोविड पेंडेमिक आया, काफ़ी दुनिया जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। अगर हम डिस्कस करें कोविड पेंडेमिक के टाइम में, तो एक बड़ा इशू जो है, और इससे पहले भी ये इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब एंटीबायोटिक्स का इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में, अगर वो किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से इससे इफेक्ट होते हैं, तो जो भी एंटीबायोटिक्स उनके लिए यूज़ किए जाते हैं वो उनकी बॉडी में जो है वो वर्क करना ही बंद कर देते हैं। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़े पेंडेमिक के रूप में प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जो डिजीज है उनको आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो भी एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, अगर वो उसमें बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस करे, उसको अक्वायर ना कर पाए, और उसके अकॉर्डिंग मान लो टीबी है, वो टीबी की दवाई आपको दी जा रही है और बॉडी इन्फेक्टेड है, लेकिन आपकी बॉडी जो है, जो भी आपको ड्रग्स दी जा रही हैं उनके खिलाफ में क्या है, रेजिस्टेंस आपकी बॉडी जो है वो शो कर रही है, तो आपको टीबी को एलिमिनेट करना आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्रग्स जो है वो आपकी बॉडी पे काम ही नहीं कर रही है। ओके, तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल हेल्थ को लेकर के जो टॉप 10 थ्रेट है उनमें से एक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने टारगेट किया है कि हमें स्पेसिफिक इसके ऊपर फोकस करना होगा। जो भी हम फूड का प्रोडक्शन करते हैं, जो भी एनिमल में ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, वो कम से कम हमें करना होगा। साथ ही साथ में उन्होंने बोला है कि इंडिया के पास में G20 की अभी मेंबरशिप है, प्रेसिडेंटशिप है, तो इंडिया को इसको स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए। लास्ट ईयर जो है मस्कट में 24 एंड 25 नवंबर 2022 को एक जो है वो मीटिंग होती है जिसको मस्कट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, और ये किसको लेकर के थी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के, कि जो भी एंटीबायोटिक्स का जो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको कम किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो शो होने लग गए हैं। तो देखो, अब देखो क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछ लेंगे, मस्कट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो जो है वो किससे रिलेटेड है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के। तो जो भी एडिटोरियल पेज पर आप डिस्कस करो, स्टडी करो, उसको अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़ा करो, क्योंकि इसमें से बहुत बार जो है इस तरीके की जो टर्म्स होती हैं उनको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, मस्कट मैनिफेस्टो कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है वो फोकस किया गया कि
जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ ह्यूमन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, एनिमल सेक्टर जो है वो भी इससे इफेक्ट हो रहा है, और एनवायरमेंटल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इन सभी सेक्टर में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसने फोकस किया 3 हेल्थ टारगेट को लेकर के कि जो भी एंटी माइक्रोबियल यूज की जा रही है अभी प्रेजेंट टाइम में एग्री फूड सिस्टम में, उसको 2030 तक 30 से 50% तक हम कम करें, और एनिमल्स एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल जो है उसको एलिमिनेट किया जाए, और दैट आर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ, एंड एंश्योर दैट बाय 2030 एटलीस्ट 60% ऑफ ओवरऑल एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन ह्यूमन इज फ्रॉम द WHO एक्सेस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब जो भी हम एंटीबायोटिक्स यूज करें वो WHO सर्टिफाइड हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है जितना भी मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स यूज किया जा रहा है उसको हम एलिमिनेट करें। फूड में, फूड सेक्टर में जो भी एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज़ किया जा रहा है उसको हम कम करें, साथ ही साथ में जो भी एनिमल सेक्टर में जो भी अलग अलग तरीके से जो भी एंटीमाइक्रोबियल, जो भी एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें कम करना होगा। तो यहाँ पर हमारे इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज़ की भी बात की गई है कि 2017 से 2021 तक जो हमने प्रोग्राम चलाया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये था कि हैंड हाइजीन, सैनिटेशन प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प एंड स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है गवर्नमेंट काम करे, हेल्दियर फूड और भी ज़्यादा अवेयरनेस जो है एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल को लेकर के अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करे, ताकि इस तरीके के इशू जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, हमें कुछ डाटा जो हैं वो फोकस करने हैं। जैसे कि मस्कट कॉन्फ्रेंस जो हुई, इसमें जिन टारगेट्स को रखा गया है उसको हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो 2022 में एक स्टडी हुई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। इन्होंने ये बताया कि हर साल जो है जो रेजिस्टेंस है वो 5 से 10% तक इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट जो डाटा है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर एक टॉपिक को लेकर के इतने डाटा अगर हम याद करने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिक्सअप हो जाएगा और हम कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ में हर टॉपिक को लेकर के एक दो फैक्ट जो है वो आपके पास में होने चाहिए, जो आपके आंसर्स को, मेंस में आपके आंसर्स को एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप मैक्सिमम जो इनपुट्स हैं, डाटा है, इंडेक्स है, इनको अगर आप इनपुट करोगे तो वो भी जो है एक तरीके से ऐसे लगेगा कि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहेंगे उनको लगेगा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन थी सब आपने वहाँ पर डंप कर दी। ऐसा नहीं करना होता है। आंसर्स में बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में जो है वो आपको अपने जो भी आंसर्स हैं वो रिप्रेजेंट करने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, तो देखो इसमें जो हमारा एक 2017 का एक एक्ट है, इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। अब इसको यहाँ पर समझाया गया है। अभी क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट रखी, हमारे इंडिया में 46 गवर्नमेंट रन मेडिकल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है पूरी कंट्री में, और इसमें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट रखी गई है। तो देखो जो भी हमारे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो भी बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जितना फंड अलोकेशन होना चाहिए उतना फंड नहीं हो रहा है, और जितना फंड दिया जा रहा है उसका भी ब्यूटीफुल तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है उसके बाद में भी उनको रखा जा रहा है। जो ये एक्ट है इसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया है कि जो मेंटल हेल्थ पर्सन है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके बाद भी जो है वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2017 का ये जो एक्ट है इसमें स्पेसिफिक जो है वो हमें फोकस करना चाहिए किसको लेकर के, कि जो भी फंड एलोकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो फंड दिया जा रहा है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो। साथ ही साथ में इस एक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जैसे कि सेक्शन 19 में इम्पोर्टेंट बात रखी गई है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रांत वो इस साल के 2023 लास्ट तक जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो त्रिपुरा को लेकर के हमने डिस्कशन कर ही लिया है,
और उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड का जो जोशीमठ एरिया जहाँ पर लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, वहाँ पर जो है वो रिलीफ प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो भी लोग इससे इफेक्ट हुए हैं उनको एक सेफ प्लेस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेन पेज पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक स्टडी हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर रीजन है, यहाँ पर अगर हम देखें ये है अंटार्कटिका और यहाँ पर ये है डूम्सडे ग्लेशियर जिसको थ्वार्ट्स ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टडी में देखने को मिल रहा है कि ये जो डूम्सडे ग्लेशियर है इसके जो वीक पॉइंट्स है वहाँ पर हॉट वाटर जो है वो एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से इनके क्रैक्स को और ज़्यादा लूज किया जा रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो ओशन का जो वाटर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये मेल्टिंग जो है आइस की वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।